तमिलनाडु के रामेश्वरम में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के तमाम बड़ी हस्तियां अंतिम संस्कार में हुई शामिल। रामेश्वरम में हजारों लोगों ने अपने प्रिय नेता को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के अंतिम संस्कार के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए आज दिन भर के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कल 11 बजे लोकसभा की बैठक होगी। राज्यसभा में भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि दी गई। सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सभी दलों से मिलजुल कर संसद सुचारू रूप से चलाने के तरीके ढूंढने को कहा। भाजपा ने संसद में जारी गतिरोध को कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा बताया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि राजनीतिक दलों को दलगत भावना से ऊपर उठकर देश हित में काम करना चाहिए और राष्ट्र हित के मुद्दे पर एकजुटता दिखानी चाहिए। पंजाब के गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले पर सरकार ने कहा है कि इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी रावी नदी के जरिए पाकिस्तान से आए थे। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। 1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को नागपुर केंद्रीय कारागार में दी गई फांसी। उच्चतम न्यायालय ने मौत के वारंट पर रोक लगाने के लिए उसके वकीलों की ओर से दायर की गई याचिका खारिज कर दी। 3 न्यायाधीशों वाली पीठ के अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने कहा, मौत के वारंट पर रोक लगाना न्याय का मजाक होगा। सुनवाई के लिए अदालत कक्ष अभूतपूर्व रूप से रात में खोला गया। पाकिस्तानी सैन्य बलों ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तान सैन्य बलों ने पुंछ की सीमावर्ती चौकियों को निशाना बनाकर हमला किया। इस हमले में सेना का एक जवान शहीद हो गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसदों अंबिका सोनी और कुमारी शैलजा की दिल्ली में टाइप 8 सरकारी बंगलों से बेदखल किए जाने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलें खारिज कर दी। न्यायमूर्ति राजीव सहाय इंडलॉ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने इस मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने दोनों कांग्रेस सांसदों पर 25-25 हजार रुपयों का जुर्माना भी लगाया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में फर्जी दस्तावेजों के जरिए दाखिला कराने वाले गैंग का पर्दाफाश कर दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में कॉलेज छात्र भी शामिल हैं। 3 से 5 लाख रुपए लेकर दिलाते थे मनचाहे कॉलेज और कोर्स में दाखिला। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। झारखंड के लोहरदगा में एक मानव रहित फाटक पर रेल इंजन से एक स्कूल वाहन की टक्कर हो गई, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई और 3 बच्चे घायल हो गए। तीनों घायल बच्चों को इलाज के लिए रांची स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के साथ हुई एक मुठभेड़ में पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराने के साथ ही 2 महिला नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अरनपुर थाना क्षेत्र के नहाड़ी के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। घटनास्थल से पुलिस को भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में रेलवे पुलिस के जवानों ने तस्करी कर ले जा रहे 90 से अधिक बच्चों को बचा लिया। सूत्रों के मुताबिक इन सभी बच्चों को उत्तर प्रदेश से तस्करी कर लाया गया था। इनमें से 20 बच्चे नाबालिग बताए जा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र ने चक्रवाती तूफान कोमेन का रूप धारण किया। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक कोमेन के चलते शनिवार तक पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मिजोरम, त्रिपुरा और असम में भारी बारिश का अनुमान। तटीय इलाकों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आईएमडी ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी है। उत्तरी गुजरात के बनासकांठा के दूसरे बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में तेजी लाई गई है। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 14 टीमें सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से राहत और बचाव कार्यों में लगी है। राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने 4 और हेलीकॉप्टर भेजे हैं। वहीं गुजरात सरकार ने बनासकांठा जिले के लिए 300 करोड़ रुपयों की नगद राहत की घोषणा की है। नेपाल में भारी बारिश के बाद भूस्खलन में करीब 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लापता बताए जा रहे हैं। इस भूस्खलन से पोखरा के पास के कास्की जिले के कई गांव प्रभावित हुए हैं। कुछ महीने पहले आए विनाशकारी भूकंप के कारण नेपाल में मानसून सीजन में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है।